क्या एक द्वीप समूह पर एक हवाई जहाज का उतरना एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकता है? एक ऐसी जंग जिसमें दो दुनिया की महाशक्तियां शामिल हैं, दोनों के पास परमाणु बम हैं और दोनों के पास बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। अगर दुनिया में, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, पर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसकी जो दो संभावित आशंकित धुरी हैं वो अमेरिका और चीन हो सकती हैं। ऐसे में जब अमेरिका की 80 बरस से भी ज्यादा की नेता और वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, डेमोक्रेट लीडर, पहुंचती हैं वहां पर ताइवान में, जहाज से उतरती हैं, तो लोगों ने कहा कि 25 बरस के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिसने चीन को बेतरह गुस्सा दिला दिया है। या लोग कहते हैं कि पहली बार चीन के ब्लफ को दुरुस्त ढंग से कॉल आउट किया गया है। चीन अपने जंगी बेड़े रवाना करता है, अपने विमान वर्षक हवाई जहाजों को ताइवान की सीमा के भीतर दाखिल करवाता है, लेकिन अमेरिका पलकें नहीं झपकाता है। तो नैन्सी पेलोसी का ताइवान पहुंचना इतनी बड़ी घटना क्यों है कि जब उसके अगले रोज आपने अपना अखबार उठाया, हिंदी का, अंग्रेजी का या किसी और भारतीय भाषा का, तो उसके पहले पन्ने की सबसे बड़ी खबर यही थी। यह समझने के लिए हमने सोचा कि दुनियादारी की मास्टर क्लास, दुनियादारी हमारा अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का शो, इसके वीकेंड पर शनिवार इतवार के रोज हमें लगता है कि किसी एक विषय पर विस्तार से बात हो तो हम मास्टर क्लास करते हैं। उसमें इस दफा की मास्टर क्लास इसी विषय पर हो। आपको बताया जाए कि चीन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर जो एक द्वीप है जिसका नाम ताइवान है, पहले फार्मोसा कहा जाता था, उसका चीन के साथ क्या संबंध है, क्योंकि ये बात रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की है। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पहले इस द्वीप को फार्मोसा कहा जाता था। क्या आई चांग शेक की क्या कहानी है, माओ त्से से उनका किस बात पे झगड़ा हुआ, इन सब में जापान और कोरिया का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ये जो ताइवान स्ट्रेट है, जिसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहा जाता है, उसके विवाद के चक्कर में क्यों अमेरिका परमाणु बम गिराने के विकल्प पर विचार करने लगा था। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और अब फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस क्या है, और 1992 की वो संधि क्या है जो चीन और ताइवान के बीच में हुई थी। वन चाइना पॉलिसी क्या है, और चूंकि चीन हमारा पड़ोसी है, लगातार आक्रामक है सीमा पर कब्जे को लेकर, इसलिए हम भारतीयों की भी चीन से जुड़े हर विवाद में दिलचस्पी हो जाती है, होनी भी चाहिए। इसलिए आज की मास्टर क्लास चीन और ताइवान के विवाद को समर्पित है। मास्टर क्लास में हम हो गए स्टूडेंट आपके बिना पर, और मास्टर, आज के मास्टर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ एशियन स्टडीज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अलग अलग स्ट्रीम्स की पढ़ाई के लिए स्कूल होते हैं। जैसे मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज इस स्कूल का विद्यार्थी था। जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई करते हैं वो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SIS कहते हैं। और फिर वहां पर अलग अलग क्षेत्रों या देशों के हिसाब से सेंटर होते हैं। तो जो सेंटर है, सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ एशियन स्टडीज, उसके चेयरपर्सन और प्रोफेसर BR दीपक, डॉक्टर BR दीपक हमारे साथ हैं मास्टर क्लास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक आम हिंदुस्तानी जब ताइवान और चीन के बारे में सुनता है तो नक्शे पर कुछ लकीरें देखने के अलावा हमें ज्यादा पता नहीं होता है इनके इतिहास के बारे में कि इनका झगड़ा क्यों है। तो अगर आप हमें इतिहास के बारे में बता सकें। सबसे पहले तो ताइवान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन हाल की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित चीज़ें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जो चीन और जापान का 1894 का युद्ध था उसकी ओर रुख करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे लगता है कि अगर हमें चीन, जापान और ताइवान के जो संबंध है उसको समझना पड़ेगा तो ये युद्ध बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चीन की बहुत करारी हार हुई थी उस टाइम। जो छिंग साम्राज्य था वो वहाँ पर था, जो कह सकते हैं कि हम 1644 से लेकर के 1912 तक जिस साम्राज्य ने चीन में राज्य किया, तो 1895 में बहुत करारी
उसकी हार हुई थी। और जो शिमनोस्की की संधि हुई थी 1895 में, तो उसके अंतर्गत ताइवान को जापान को दे दिया गया था। और प्रोफेसर, जो मैं माफ करिए बीच में रोक रहा हूं, हम इसे नक्शे पर समझेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। ये आइए सर, ये हमारी मास्टर क्लास, गुरुजी आ गए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए प्लीज। और ये हाँ, तो ये साइनो बोलते हैं चीन को। हाँ, चीन को साइनो बोलते हैं, और जापानीज तो जापान हो गया। तो इनकी जो लड़ाई हुई थी 1894 और 1895 में, जी। तो ये जो जापान है, ये कोरिया है, ये कोरिया हो गया, ये ताइवान हो गया, जी। और ये चीन हो गया। तो उस समय जो चीन का जो प्रभाव कोरिया में था, तो जोसन एक वंश होता था वहाँ पर, उस पर काफ़ी प्रभाव था इनका। और जो चीन का जो कह सकते हैं कि जो सुजरैनिटी थी, तो उसके अंतर्गत कोरिया आता था। और जापान को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि जापान खास करके जो मेची उसके जो सुधार हुए थे, उसके बाद बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा था। और उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोरिया, चीन का असर कोरिया पर है जो बिल्कुल पड़ोस में है। हाँ, जो पड़ोस में है। तो इसीलिए इसके चलते हुए एक युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में पहली बार चीन को बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा, और जिसके अंतर्गत जो इसकी सुजैनिटी थी चीन की कोरिया पर, वो ख़त्म हो गई। और बाद में हम देखते हैं कि 1910 के बाद जब दोबारा जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया था, उस टाइम कोरिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। जी। और दूसरी बात ये हुई कि जो ताइवान था, ये अच्छा, इसका सही उच्चारण ताइवान है। हाँ, ताइवान। हम लोग हिंदी में ताइवान बोलते रहते हैं। ये मेरे ख्याल में जो उच्चारण है, तो उसके कारण है क्योंकि भारत में बहुत से लोग चीनी नहीं जानते हैं, तो असली इसका जो उच्चारण है ताइवान है। ओके। तो जो ताइवान है, इसको और जो इसके साथ के जो कुछ और जो टापू हैं, वो जापान को दे दिए गए थे संधि के मुताबिक। और उनको काफ़ी सारा हर्जाना भी देना पड़ा था, जो वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं। तो तब से लेकर के 1895 से लेकर के 1945 तक, 50 सालों तक ताइवान जापान के अंदर था। अच्छा। तो जापान का वहाँ पर उसमें कह सकते हैं कि कब्जा था, कॉलोनी थी। हाँ, कॉलोनी कह सकते हैं, क्योंकि जापान एक बड़ा इंपीरियल पावर था, साम्राज्य था। और 1945 में, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में उसको फिर करारी हार का सामना करना पड़ा था, अमेरिका ने उस पर बम गिराए थे। तो 1943 और 1945 में एक तो कायरो डिक्लेरेशन हुआ था, और दूसरा एक पोस्टडैम डिक्लेरेशन हुआ था। पोस्टडैम एक जगह है यूरोप में, तो उसका डिक्लेरेशन हुआ था। उसके अंतर्गत ये माना गया था कि जितने भी क्षेत्र, चीन के क्षेत्र जो जापान के कब्जे में आए हैं, तो उनको वापिस दिया जाए। तो लड़ाई के बाद जब जापान ने हार मानी अपनी, हालांकि चीन ने उसको खदेड़ा नहीं था, ये अमेरिका की ने उसको शिकस्त दी थी। उसके अंतर्गत फिर ये सारे जितने भी क्षेत्र थे, वो ताइवान, चीन सब फिर वो एक हो गए। हाँ, वो फिर वापस दे दिया गया था। ये 1945 में ये हुआ। अच्छा, तो ये हो गया। अभी ये मौजूदा नक्शा है सर, ये चीन है और ये ताइवान है? हाँ। तो अभी का जो क्राइसिस है उसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब ये टसल कैसे चल रहा है कि ये अलग देश हो गया, ये अलग देश हो गया? हम वहां पे आ जाते हैं, 45 तक आ गए हैं। ये तो 45 तक आ गए हम। तो 45 के बाद क्या हुआ कि जापान तो हार गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन चीन में जो सिविल वॉर है तो वो जारी रही, क्योंकि वहां पर एक तो कोमिंतांग का पक्ष था और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, और उसके बाद कोमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो कोमिंतांग भी एक पार्टी थी। हाँ, कोमिंतांग तो नेशनलिस्ट पार्टी है ना, चियांग चांग शेक की। हाँ, चांग हाई शेक उससे पहले इसका संबंध है, लेकिन चांग हाई शेक मतलब क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट लीडर रहे, जनरल सीमोर रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो एलाइज हैं उनका साथ उन्होंने दिया। जापान की जो बहुत सारी जो 1.5 मिलियन सेना थी, उसको उन्होंने
पूरा रोक के रखा था ताकि वो दूसरी जगह ना जाए, जिस तरह से जैसे हवाई में चले गए, हमला किया। तो इस तरह से इसीलिए जो अमेरिका है चांग काई शेक को इतना मानता था कि उन्होंने उनको संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबरशिप दे दिया, वो भी डिक्टेटर थे। हाँ, वही इसका कारण था। लेकिन बात दोबारा आती है जहां इनका द्वंद्व हो रहा था आपस में दोनों पार्टी का, एक तो कोमिंतांग और दूसरा। हाँ सर, हम उसी पे आना चाहते हैं कि चीन में तो उस समय मतलब 1920 से 1950 के बीच में मतलब एक वहां का जो राजवंश था वो खत्म हो गया था। हाँ, राजवंश तो पहले 1912 में खत्म हो गया। 1912 के बाद फिर जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई, जो ताइवान की जो आज की सरकार है, जिस तरह का वो झंडा है उनका, हाँ कोमिंतांग का झंडा, हाँ जो झंडा है उनका, जो उनके जितने भी दूसरी जो प्रणाली है वो तो वही प्रणाली है जो 1912 के बाद कोमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसकी सरकार चीन में आई और कम्युनिस्टों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ऑर्गेनाइज होकर। तो कम्युनिस्ट विद्रोह में आ गए थे। हालांकि कम्युनिस्टों में भी बीच बीच में जैसे जैसे चीन में जो अशांति फैली तो उसमें उन्होंने आपस में समझौते भी किए। जैसे 1924 से लेकर के 1927 में पहला उसको यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिंतांग के बीच में, क्योंकि वो जो वॉरलॉर्ड्स थे, नेशनल वॉरलॉर्ड, क्योंकि चीन क्या हुआ कि जब आज़ादी मिली चीन को 1912 में, जो 1911 की जो क्रांति हुई, सन्यास सेन ने उसकी अगुवाई की थी, उसके बाद खास करके जो गवर्नर जनरल थे, बहुत सारे जो प्रांत हैं चीन में, तो मिलिट्री बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिए। तो चांग काई शेक की जो फौजें थी वो ये चाहती थी, इनफैक्ट सन्यास सेन भी चाहते थे कि उसका एकीकरण करके उनको शिकस्त दे करके पूरे चीन को एक देश के तौर पे किया, मजबूत राष्ट्र बनाया जाए। ये सन्यास सेन के टाइम पे हुआ। हाँ, तो फिर 1924 से लेकर के 1927 तक जो पहला यूनाइटेड फ्रंट बना था, इसमें दोनों ये पार्टियां जो कम्युनिस्ट, माओ की पार्टी और क्या चांग शेक की पार्टी, जो एक हमें फोटो दिखी, ये फोटो बिल्कुल यही, माओ त्से तुंग और चांग काई शेक। तो ये क्या हुआ कि ये इकट्ठे आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट बोलते हैं कि इन्होंने हमको धोखा दे दिया, और फिर जो वाइट टेरर हो सकता है उसकी परिभाषा देते हैं कि कम्युनिस्टों की हत्या करना शुरू कर दे, और फिर कम्युनिस्ट ने पार्टी, रूलिंग पार्टी, 1927 की घटना है। लेकिन हम ज़्यादा विस्तार में इसके बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी में आपस में जो टकराव है, द्वंद्व है, वो बढ़ता ही जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो यूनाइटेड फ्रंट बना, वो बना जब जापान ने चीन पे आक्रमण किया। तो ये 1937 में जब पेचिंग से लेकर के फिर शंघाई और दूसरे तमाम जो उसके क्षेत्र हैं उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जापान का जो आक्रमण अगर कह सकते हैं वो बहुत पुराना है, 1910 से भी कह सकते हैं, जब से लगातार हमले होते रहे। तो जो असली बात है वो है 1937 से लेकर के 1945 की, ये 8 सालों की। तो इसके बीच में भी थोड़े से क्षण के लिए दोनों ने दोबारा आपस में समझौता करके जापान के खिलाफ एक सिविल वॉर रोक दिया और एक जो बाहर का दुश्मन है उससे लड़ लिया जाए। लेकिन ऐसी ये पूरे 8 साल में नहीं हुआ। तो चांग काई शेक को लगा कि ये कम्युनिस्ट तो हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में हो गए थे, खास करके जब ये लॉन्ग मार्च के बाद फिर यानान में गए, और फिर यानान से इन्होंने गांव में अपना असर बढ़ाना शुरू किया, फिर गांव से लेकर के फिर शहरों में कब्जा करने की बात करने लगे। तो ऐसी स्थिति में फिर चांग काई शेक ने समझा कि कम्युनिस्टों का साथ देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उतरे में जो वर्ल्ड वॉर की घटना होती है, फिर जापान के खिलाफ बहुत सारे जो अलाइड फोर्सेस होती हैं, जापान की शिकस्त होती है। फिर हम आते हैं कि 1945 और 46 से लेकर के 1949 का जो पीरियड है, तो उसमें उनकी दोनों की आपस सिविल वॉर होगी, क्योंकि कम्युनिस्ट फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और चांग काई शेक की जो फोर्सेस थी उनको करारी हार हुई। तो क्योंकि जो ताइवान था वो तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट था, और उसमें जो गवर्नर जनरल होते थे उस टाइम एक सूबा होता था, तो वो तो फिर वहाँ चले गए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है, क्योंकि 1895 में जब ताइवान जापान को चला जाता तो ताइवान में विद्रोह हुआ, जापानी ऑक्यूपेशन के विरोध। हाँ, जापानी ऑक्यूपेशन की जापान की फौजें तो आने वाली है, तो फिर विद्रोह हुआ। तो उस विद्रोह में इन्होंने
अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। हाँ, ताइवान ने 1895 में अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन जो ये राष्ट्र रहा वो सिर्फ 6 महीने तक ही चला। फिर जापान ने कब्जा कर लिया। हाँ, जापान ने फिर अपनी फोर्सेस भेज दी वहां पर और उसको जबरदस्ती हथिया दिया, मतलब क्योंकि जो शिमोनोस्की की संधि थी उसके अंतर्गत इसको जापान को हैंड ओवर करना था। तो जापान ने तो कब्जा कर लिया, एक और 6 महीने का जो स्वतंत्र देश था वो खत्म हो गया। हालांकि किसी भी देश ने इसको मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि वो तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट होता था। और जब सिविल वॉर इनकी खत्म हो गई, मतलब कम्युनिस्टों की विजय हो गई 1948-49 में 49 में और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट जीत गए। हाँ। और चियाई कांग शेक के नेतृत्व में वो जो कुओमिंतांग पार्टी है वो हार गई। हारने के बाद ये लोग फिर भागे वहां से, जो मेनलैंड चाइना है, फिर वहां से यहां से भाग के ये लोग ताइवान आ गए। फिर ताइवान आ गए। फिर ताइवान में उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, क्योंकि वो सारे आर्मी के लोग थे, वो आर्मी आ गई थी पूरी पूरी उनके साथ। तो फिर ताइवान में उन्होंने अपना दबदबा जमाया और इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया कि रिपब्लिक ऑफ जो चाइना। सरकार यहां से चलती थी वो सरकार और सेना उठ के यहां आ गई। हाँ, यहाँ उठ के आ गई, यही चाइना है। और फिर यहां से उन्होंने कहा कि हम जो मेनलैंड चाइना उसको दोबारा कैप्चर करेंगे। और ये नीति मतलब काफी देर तक चलती रहेगी, यहां तक कि जब तक चांग खाई शेक जिंदा थे 1975 तक। ये बताइए कि जब माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहाँ पे हमला क्यों नहीं किया? क्या इन्होंने हमला तो किया। जैसे जो पहला जो ताइवान स्टेट क्राइसिस था तो वो 1954 का था। अच्छा। तो 1954 में पहली बार उन्होंने क्राइसिस खड़ा कर दिया, और खास करके जो चिनमन आइलैंड है ना, ये आइलैंड है और ये मात्सू है, हाँ, इन पर एक ये और एक ये। हाँ, तो इन पर तोपें दागी, और अच्छा, ये आइलैंड ताइवान के कब्जे में अभी भी हैं? हाँ, ये अभी भी उनके कब्जे में। अच्छा। हाँ, तो हालांकि ये बहुत ही कम दूरी में है। हाँ, ये तो बिल्कुल घिरे हैं सब तरफ से, कहाँ सब कैसे सप्लाई होती होगी, क्या होता? प्रोविंस से बहुत ही कम दूरी पर है। लेकिन उस समय जो चीन की शक्ति थी, उनके पास पनडुब्बियां नहीं थी, और खास करके जो नेवल फोर्स होती जी, उसका अभाव था, वो था ही नहीं। वो सिर्फ तोपों से तोप दाग जमीनी लड़ाई में वो माहिर थे। हाँ, तो जमीनी लड़ाई में माहिर थे। और खास करके क्योंकि दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी उस टाइम, कोल्ड वॉर का जमाना था। ताइवान यूएन में चाइना को रिप्रेजेंट करता था, मतलब हाँ, क्योंकि वो तो 45 में बन गया यूएन। हाँ, तो तब तो चियाई कांग शेक ही वहां पे चाइना को मान्यता नहीं दी। हाँ। उसके साथ रिलेशन नहीं थे। कम्युनिस्ट ब्लॉक और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक का उसमें आपस में टकराव था। तो इसीलिए जो अमेरिका था, तो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसकी अगुवाई करता था, वो जो ताइवान को वो सपोर्ट करता था। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि अगर आप इधर आते हैं और इसमें कब्जा करते हैं तो फिर सीधा सीधा अमेरिका, मैं सर ये जानना चाहता हूँ, ये आपका साथ देगा, ताइवान का साथ देगा। नहीं, तो जब इनका सिविल वॉर चल रहा था तब कोई इंटरनेशनल जो फोर्स थी, जैसे अमेरिका या यूरोप की कोई पावर या रूस या सोवियत संघ कहते थे उसको, जो तो उन्होंने दखल नहीं दिया इनके सिविल वॉर में। तब जब ये फाइनल डिसाइड हो गया, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, तब वो इंटरनेशनल प्लेयर स्टेप इन करते हैं। बेसिकली उससे पहले जो वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापान जिसको कहते हैं, 1937 से लेकर के 1945 तक, इस वाले जो काल है, इसमें जो रशिया है उसने काफ़ी सहयोग दिया चीन का। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का या दोनों का? दोनों कह सकते हैं कि क्योंकि उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी तो सत्ता में थी नहीं। अच्छा, जापान के विरोध में सपोर्ट किया। जापान के विरोध में सोवियत संघ ने, अमेरिका ने भी इनको सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब युद्ध खत्म होने के कगार में था, तब अमेरिका चाहता कि दोनों जो गुट हैं आपस में समझौता करें और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना दिए। तो कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेट में माओ त्से-तुंग और चांग खाई शेक का, जैसे अभी हमने एक फोटो देखी चीयर्स करते हुए, फोटो होता है। तो ये सब उस समय के जो फोटोग्राफ्स हैं। लेकिन कम्युनिस्ट तब तक बहुत ही स्ट्रांग हो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि हम जो ये सत्ता है उसको ऐसे ही इनको दे देंगे। तो फिर उन्होंने they were not ready to share power. they were not ready to share power.
अच्छा। और फिर उसके बाद लड़ाई होती है, लड़ाई 4 साल चली, उसमें जो इसका चियांग काई शेक की जो फोर्सेस है उसका दबदबा वो घटता रहा, एक से लेकर के एक वो जगह हारते गए, खास करके ऊपर से जो पीछे हटते चले गए, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था जी, तो वहाँ से उनको खदेड़ा गया, फिर धीरे धीरे आते हुए पूरे देश से उनको भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और अल्टीमेटली फिर यहाँ पर ताइवान में उनको शरण लेनी पड़ी। ये हमने ताइवान का इतिहास समझ लिया है जो बुनियादी था। मैं अब सर ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमें ये नज़र आ रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मेनलैंड चाइना ज़्यादा बड़ा एरिया है, जोग्राफिकली ज़्यादा संख्या को रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन वाइज। इसके बावजूद यूएन में परमानेंट सीट जो है वो चाई कांग शेक को क्यों मिली? और ये सिलसिला 1900 मेरे ख्याल से 78 तक चलता रहा, 1972 तक, 72 में पहली बार ये हुआ कि ताइवान को एक्सपेल कर दिया गया जी यूनाइटेड नेशन से, जी, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सपेल करके फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को लाया गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वो सीट जैसे चीन में बोलते हैं कि रेस्टोर कर दी गई, जो कि उसके हकदार थे। तो हालांकि इसमें जो 2/3 मेजॉरिटी होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसका उसमें कोई रोल नहीं था, उसको रेजोल्यूशन पास करके उसको एक्सपेल, अभी भी कहते हैं कि एक्सपेल्ड, ताइवान वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, ROC वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एंड द सीट वाज रिस्टोर्ड टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण है वो बदल रहे थे, क्योंकि जो अमेरिका था वो ये चाहता था कि किसी तरह से जो सोवियत संघ है वो ख़त्म हो जाए, उसका विघटन हो जाए, और यहाँ चीन और जो सोवियत संघ थी उनकी आपस में अनबन हो गई थी, और ये अनबन इनफैक्ट 50 के दशक में हुई थी, और खास करके फिर जब 60 के दशक में, खास करके 1969, तो उनमें दोनों में आपस में भिड़ंत भी हुई और कुछ कैजुअल्टी भी हुई दोनों तरफ से। तो ये जो समय था, ये एक ऐसा समय था, तब जो अमेरिका है वो चाहता था कि किसी तरह से चीन को अपने साथ लेकर के जो सोवियत संघ है उसको कमज़ोर किया जाए, और इसी के चलते फिर हम देखते हैं कि जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई, फिर जो किसिंजर की जो चीन की यात्रा हुई, और फिर बाद में 1989 में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों में स्थापित हो गए। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना हो कि जब चीन और अमेरिका ने आपसी जो राजनयिक संबंध थे वो कायम कर लिए, उसके साथ साथ ही अमेरिका ने एक ताइवान के साथ समझौता किया, जिसको कहते हैं कि ताइवान रिलेशंस एक्ट। जो ताइवान रिलेशन एक्ट भी 1989 में साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत अमेरिका को ये अधिकार दिया गया कि वो ताइवान को उसके डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार है वो प्रदान कर सकता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चाई कांग शेक ताइवान जाते हैं, उसके बाद का हम अमेरिका का स्टैंड देखते हैं कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर दुनिया भर के तमाम मुल्कों में अपना दखल देता है। कई जगह तो वो सीधे सीधे सोवियत संघ के साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाता है। यूरोप के कई देशों पर हमने जब पिछले दिनों क्वाड की बात की या रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात की, तब इसके बारे में विस्तार से बात की थी। ताइवान में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं आई है, एक किस्म का मार्शल लॉ चलता है, डिक्टेटरशिप चलती है चाई कांग शेक की। इसके बावजूद अमेरिका दखल नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि इस पूरे एरिया में चीन के खिलाफ एक मोर्चा बना रहे, या कुछ और वजह भी थी? मतलब नौबत यहां तक आ जाती है कि जब चाइना एग्रेसिव होता है ताइवान के अगेंस्ट, तो अमेरिका परमाणु बम गिराने के ऑप्शन पर भी कंसीडर करने लगता है। तो वो थोड़ा सा परिस्थिति के बारे में बताएं प्लीज। जो परमाणु बम की जो धमकी थी, वो जो दूसरा जो ताइवान स्टेट क्राइसिस था वो था 1958 का, और जब चीन ने दोबारा जो उसके जो नज़दीकी जो द्वीप समूह है उस पर उन्होंने गोले दागे,
और ताइवान ने अमेरिका की मदद से जो अटैक था उसको रिपेल किया और चीन उनको हथियार नहीं पाया। और जहाँ तक चियांग काई शेक के रूल की बात है, ये बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि उनके ताइवान जाने से पहले ही अगर हम देखेंगे 1945 में वहाँ पर काफ़ी जो डिस्टर्बेंसेस हो रही थी, और ख़ास करके जो कहते हैं कि जो फरवरी 1945 के जो वहाँ पर दंगे हुए और उनका जो दमन हुआ, उसमें काफ़ी जो ताइवानी लोग थे वो मारे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 18,000 के आसपास की संख्या में जो लोकल ताइवानीज थे वो मार दिए गए थे कोमिंतांग की फोर्सेस ने, क्योंकि तभी भी वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का रूल था। और जब से चियांग काई शेक वहाँ पर पहुँचे तो सीधे सीधे वहाँ पर मार्शल लॉ उनने लगाया, और ये मार्शल लॉ बहुत लंबे अरसे तक चला जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। तो इसके अंतराल में भी जब से चियांग काई शेक वहाँ पर पहुँचे और उनकी मृत्यु तक भी काफ़ी जो मानवाधिकार हुए हैं, और खासकर जो इंटेलेक्चुअल हैं और जो सत्ता के खिलाफ जो नारे लगाते हैं, उनका भी दमन किया गया और काफ़ी लोगों को मारा गया। इस काल में जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं कि 3,000 से लेकर के 4,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, और कुछ लोगों को जो कि वहाँ की जो न्यायपालिका है उन्होंने फांसी की सज़ा तो नहीं दी थी, उम्र कैद की सज़ा दी थी, लेकिन चियांग काई शेक वहाँ का सुप्रीम नेता होने के कारण उसने वो फैसले बदल दिए और काफ़ी लोगों को जो गोली से मार देने का उन्होंने फैसला सुनाया। और जहाँ तक जो कैद करने की बात है, आंकड़े बताते हैं कि 1,40,000 के आसपास लोगों को कैद किया गया था। तो जो मानवाधिकार का जो हनन हुआ है इस काल में, खास करके चियांग काई शेक के शासन काल में, तो काफ़ी बुरा हाल वहाँ पर हुआ है जनता का। लोगों में काफ़ी असंतोष रहा, क्योंकि मार्शल लॉ था और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए लोग कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है कि इन परिस्थितियों में भी, जो कि अपने आप को मानवाधिकार का विश्व गुरु समझता है, तो उसने भी इसकी अनदेखी की, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मामले होते तो उसमें देश अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उसको देखते हैं, और अमेरिका को लगा कि कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट ब्लॉक में है ताइवान उनके साथ में है, और इसलिए उसने इसकी अनदेखी की। लेकिन हम देखते हैं कि जब सत्ता चियांग काई शेक के पुत्र उसको चली जाती है, उसने अपने काल में थोड़ी थोड़ी ढील दी, और ये ढील आगे जाकर के 1992 में हम कह सकते हैं कि जो पहला उनका जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो एक लोकतांत्रिक चुनाव हमको कह सकते हैं, उसके रूप में देखा गया। थैंक यू सर। एक हम लोगों ने वर्ड सुना था, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ये वो दौर था जब हमने जैसे अभी पिछली बातचीत में सुना कि किस तरह से 1972 के दौर में अमेरिका चाइना को यूएन में एंट्री करने में मदद करता है, और ताइवान का जो ऑफिशियल स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, वो खत्म हो जाता है। इन सब के पीछे कहा गया कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी, जापान में एक कंपटीशन होता है, फिर अमेरिका में कुछ होता है, फिर वो हेनरी किसिंजर की चर्चित यात्रा भी होती है, चीन की भी, भारत की भी, और बाद में हमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जब पब्लिश होते हैं तो पता चलता है कि हेनरी किसिंजर किस कदर हमारे देश की उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे नफरत करता था, उनके लिए उलझुल शब्द भी इस्तेमाल करता था। थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बारे में बताएं, अमेरिका और चीन के बीच कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड हुए, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे उसके बारे में, और अगर मुझे ठीक ध्यान आ रहा है तो उसके कुछ बरस पहले सोवियत निकिता खुश्चेव के समय में सोवियत संघ और चीन के बीच कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट और झगड़े भी हुए थे। तो ये चूंकि तीनों एक इमर्जिंग पार्ट थी, दो बड़ी पार्ट थी, तो सिचुएशन क्या थी, और क्या वो सोवियत संघ के झगड़े की वजह से पिंग पोंग डिप्लोमेसी को रफ्तार मिली थी सर?
नहीं, हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में इशारा कर रहे हैं। जो इसकी जड़ है वो सोवियत संघ ही था, क्योंकि उस समय दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे वो अमेरिका और सोवियत संघ थे। और इधर से जब चीन सोवियत संघ के साथ कुछ टकराव की स्थिति में आया, इनफैक्ट जो बात हमने पहले भी की थोड़ी सी, वो 50 के दशक में शुरू होती है, जब सोवियत संघ वहाँ पर चीन में कुछ सैन्य ठिकाने की बात कर रहा था, या फिर जो रेडियो ट्रांसमीटर की बात कर रहा था, जिसको देने से माओ ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। माओ चाहता था कि वो जो सोवियत संघ की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो उसे मिले। हालांकि सोवियत संघ ने उसको दी भी। अगर हम देखेंगे जब से उन्होंने जो मैत्री संधि उन्होंने 1951 की आपस में साइन की थी, तो उसके तहत सोवियत संघ ने चीन को जो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि तकनीकी जो सोवियत संघ की उपलब्धियां था उनके साथ उसको साझा किया था। यहाँ तक कि जो परमाणु बम का जो ब्लूप्रिंट है वो भी उन्होंने उनके साथ शेयर किया था। और चीन का जो कह सकते हैं जो सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए चीन में बहुत सारे जो सोवियत संघ के इंजीनियर थे उनको भी भेजा गया था। लेकिन बीच में स्थिति थोड़ी दोनों देशों में ख़राब हो गई, खासकर जो कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल है उसमें किस तरह से उसका प्रभाव बढ़ाया जाए, किस तरह से दुनिया में जो कम्युनिज्म है उसकी आंधी को आगे बढ़ाया जाए, इसमें दोनों देशों के आपस में कुछ मतभेद हो गए। और खास करके जो ये मतभेद है, जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1962 में, उसमें बिल्कुल सामने आकर के खड़े हो गए। और चीन ने धीरे धीरे सोवियत संघ से अपना मुंह फेर दिया, और वो चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है उसकी जो अगुवाई है वो चीन करे, जो कि सोवियत यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो इसके चलते हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जो मनमुटाव था और बीच में जो भारत चीन का जो सीमा विवाद हुआ, उसमें भी हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन किस तरह से थोड़ा थोड़ा भारत का पक्ष ले रहा था और चीन उससे काफ़ी नाराज़ हो गया था। तो ये जो दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो इतनी दूर हो गई कि 1969 में दोनों के बीच में जो सैन्य कार्रवाई भी हुई, आपस में लड़ाई भी हुई, तो इसका ये कारण था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने चीन को अपनी ओर करने के लिए और सोवियत संघ का कह सकते हैं कि जो विघटन करने के लिए एक उसकी दिशा में एक कदम था, उसको अपनी ओर कर लिया। और अमेरिका इसमें सफल भी हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा कि पिंग पोंग का जो जिक्र किया, शुरुआत उसी से हुई। फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान के ज़रिए किसिंजर की जो चीन की यात्रा, फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों में बने 89 में। तो ये एक कह सकते हैं कि सोवियत संघ को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका की एक चाल थी, और इस चाल में किसी हद तक अमेरिका सफल हो गया। और सोवियत यूनियन के विघटन के पीछे भी मुझे लगता है कि यही अमेरिका और चीन की साझेदारी थी। और ये साझेदारी सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहती है, और बहुत दूसरे देशों में भी चली जाती है। चाहे हम अफ़गानिस्तान का हाल देखें, वहाँ पर सोवियत जो यूनियन थी उस किस तरह से उसकी फ़ौजों को वहाँ से खदेड़ा, उसमें चीन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और इसके साथ साथ ही अमेरिका समझता था कि चीन में जो सुधारीकरण शुरू हो जाए और
बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अमेरिका चाहता था। और चीन की अपनी मजबूरियां भी थी, क्योंकि काफ़ी वो एक बंद देश था। जैसे आज जो उत्तरी कोरिया है, उसकी कल्पना हम उस समय के चीन से कर सकते हैं, और जिसका काफ़ी जो फ़ायदा है वो चीन को मिला। और चीन ने पिछले जो 4 दशक में जो उसने उन्नति की है, उसमें उसने इतनी प्रगति की है, उसमें उतनी अपनी जो तकनीक है उसको इतना आगे बढ़ाया कि आज वो अमेरिका पर उलट बार करने को तैयार है। ये परिस्थितियां तो सर हमें समझ में आ गई। फिर इन सब के बीच वन चाइना पॉलिसी को लेकर 1992 में जो ताइवान की कोमितांग पार्टी है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, इनके बीच समझौता होता है। वो हालात कैसे बनते हैं? दशकों का संघर्ष है, फिर सहमति हो जाती है। इसमें हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्योंकि जब चीन में सुधारीकरण शुरू हो रहा था सर, सबसे पहले तो 1989 से लेकर के जो 3rd प्लानरी सेशन था उनका, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि चीन सुधारीकरण शुरू कर देगा। और उन्होंने शुरू किया भी, लेकिन उन्होंने शहरों से ना करके उसको फिर ग्रामीण इलाकों से शुरू किया। 1989 से लेकर के 1985 तक उन्होंने जो ये सुधार थे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किए, और जो चीन की जो ज़मीन जो भूमि थी किसानों के पास, उनको लीज पे किसानों को दे दिया। उससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। और उसके बाद ही 85 के बाद उन्होंने जो ये सुधार थे वो दूसरे क्षेत्रों में ले गए उसको। और तब तक हम देखते हैं कि ताइवान जो एक कह सकते हैं कि जो छोटा बाघ बन के सामने आ गया था, जैसे हम कहते हैं जो 4 टाइगर्स, एशियन टाइगर्स, उसमें ताइवान एक उभर के आता है। और उसके पास जो संपत्ति है, जो पूंजी है निवेश के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और चीन चाहता था कि इस जो पूंजी का है फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसा ही हुआ। तो इसलिए चीन ने क्या किया कि जो अपने पड़ोसी देशों के साथ, यहाँ तक कि भारत के साथ भी जिस तरह का जो संतुलन है वो बनाने की कोशिश की, ताकि कि कोई गड़बड़ी क्षेत्र में ना हो। और उसका जो उसके जो सुधार बाद की जो नीतियां हैं उसका परिणाम अच्छा निकले, और ऐसा हुआ भी। तो इसी के चलते हुए 1992 में, जैसे आपने प्रश्न किया कि जो 2 चीन जो नीति है, जो एक चीन नीति है, वन चाइना पॉलिसी, ये क्या है? 1992 का जो चाइना जो कंसेंसस है वन चाइना पॉलिसी से लेकर के, वो क्या है? तो इसमें मैं ये कहूँगा कि 1992 में जो दोनों जो क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कि जो ताइवान का जो क्षेत्र है, और कह सकते हैं कि जो ताइवान स्टेट जो पार के जो आपसी जो संस्थाएं हैं, एक तो चीन की संस्था हो गई और ताइवान की संस्था हो गई, उन्होंने एक वार्ता की। और इस वार्ता में ये निकला कि जो एक चीन जो नीति है उस पर एक रूपता बनाई जाए। तो ये एक रूपता तो नहीं बन पाई, लेकिन बाद में इसको 1992 कंसेंसस का नाम दिया गया। लेकिन ताइवान की तरफ से ये कहा ये बोला गया कि एक चाइना जो नीति है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होगी। तो इसकी क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होगी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो 1949 से लेकर के चांग हाई शेक और इवन चांग चिंग जो उनके पुत्र जिनकी हम बात की, उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें जो एक चाइना जो नीति है उसका काफ़ी प्रभाव रहा। क्योंकि वो जानते थे कि जो चाइना है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो मेनलैंड चाइना, वो एक ही है। और ये चांग हाई शेक भी मानते रहे, चांग चिंग को भी मानते रहे। लेकिन उसके बाद के जो इलेक्शंस हुए ताइवान में, खास करके जो ली तंगहुई जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति बन करके आए, तो उन्होंने इसको अलग ढंग से इंटरप्रेट किया। और जो उसके बाद फिर छेन शुइपियन
वहाँ के राष्ट्रपति बने ताइवान के, उन्होंने भी इसको अपने अंदाज से इंटरप्रेट किया। और ख़ास करके जो मा यिंग-च्यू थे, जो कि चीन के काफ़ी क्लोज भी कहा जा सकते हैं और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि एक चाइना जो नीति है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है। तो ताइवान के लिए वो अलग है और चीन के लिए अलग है। और ख़ास करके जो अभी की जो वहाँ की राष्ट्रपति है त्साई इंग-वन, तो वो तो बोलते हैं कि जो 1992 का जो कंसेंसस है वो ये दर्शाता है कि एक चाइना, जिस तरह से चीन उसको इंटरप्रेट करता है, वो एक देश और दो सिस्टम की वो बात करता है, और जो कि ताइवान को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो इसी के चलते ताइवान ने चाहे वो मा यिंग-च्यू हो या फिर चाहे वो अभी की राष्ट्रपति, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, जैसे अभी ये तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। हाँ, जो अभी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से जो त्साई इंग-वन है जी, हाँ, तो उनका जो अभी का जो स्टैंड है वो ये है कि हम तो ना आज़ादी डिक्लेयर करेंगे और ना ही हम एकीकरण का साथ देंगे और ना ही हम बल प्रयोग चाहते हैं। तो ये इनके जो तीन हम कह सकते हैं कि जो 3 नोज की जो नीति है वो अभी भी बरकरार है। तो इसका मतलब ये है कि जो ताइवान की जो अभी की सरकार है या जो पुरानी सरकार था, चाहे वो दूसरी पार्टी की, KMT की, जैसे मा यिंग-च्यू की हमने बात की, या फिर टेन श्वेपियान की, या ये जो ली तंगहुई की हमने बात की, तो ये सब भी ये चीज़ें चाहते हैं कि ताइवान का जो यथास्थिति है अभी की, जो स्टेटस को है, वो मेंटेन रहा जाए। और इसमें जो ना यूनिफिकेशन की बात करेंगे हम, ना ही हम इसमें इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, और ना ही जो फोर्स, जो चीन बार बार धमकी देता है कि फोर्स से उसको यूनिफाई करेंगे, ये भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पुराने 3 नहीं थे, जो 3 नोज, जो पुराने 3 नोज थे, जो हमने चांग हाई शेक और चांग चिंग-कुओ के कार्यकाल की बात की, उसमें जो 3 नो थे वो थे कोई संपर्क नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। ये पुराने हो चुके हैं, क्योंकि इसमें और जो अभी के जो 3 नो है वो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में खास करके जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, जो आर्थिक रिश्ते हैं, वो बहुत ही मजबूत में। अगर आप हमें उसको थोड़ा इलेबोरेट करने का टाइम देंगे तो हम वहीं पे आना चाहता हूं। कर सकते ये एक बार फिर से नक्शे पे हम लोग उन कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्तों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी की जो क्राइसिस है उसको 4th चाइना स्ट्रेट क्राइसिस कहा जा रहा है। ये ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, ताइवान है, चीन है, बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इसको जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। 3rd ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई थी 1996 में, जब इन्होंने प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी। इन्होंने अपने विमान तैनात किए और अमेरिका ने तब एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट यहाँ पे रवाना की थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1996 से अब तक चीन किस तरह की एग्रेशन की कार्रवाई कर रहा है, कैसे इसको सरेंडर कर रहा है। क्योंकि अगर हम मौजूदा स्थिति देखें सर, तो ये देखिए, इस तरह से चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त घेर रखा है इसके बाद, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद हाँ। मतलब, और 12 नॉटिकल मील जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है किसी भी देश की पानी में, उसके भी भीतर घुसे हुए हैं 2 जगह। तो साफ तौर पे यहाँ भी हल्का सा टच कर रहे हैं, यहाँ भी अंदर हैं, यहाँ भी सब जगह से। तो इसमें जैसे हमने बात की, आपने भी बात की कि जो पहला ताइवान स्टेट क्राइसिस था 1900, थोड़ा सा आप और अंदर आ जाएं सर, थैंक यू, 1954 का। फिर दूसरा ताइवान स्टेट क्राइसिस जिसकी हमने बात की वो 1958 का था सर। फिर तीसरा ताइवान स्टेट क्राइसिस की बात की जो 1995 और 96 की बात हुई। लेकिन हम देखते हैं कि हर क्राइसिस में जो चीन का जो कह सकते हैं जो एस्केलेशन है वो बढ़ता जाता है, उसकी एग्रेसिवनेस, उसकी आक्रामकता, उसकी पहुंच बढ़ती जाती है। और खास करके तीसरे में उसमें अमेरिका आ गया था उस टाइम, क्योंकि 1996 में, 96 में। तो अमेरिका ने कहा था कि एक तो आप
इसमें जो आइलैंड्स हैं आसपास के, उसमें आप कदम नहीं रखेंगे। जैसे ये मात्सू और हाँ, जो क्या बोलते हैं, किनमन, हाँ, चिनमन बोलते हैं। हाँ, ये पुराना अच्छा, KI का उच्चारण चा होता है। हाँ, पहले जो वेड्स एंड जाल्स जो प्रणाली है उच्चारण की, तो इसमें इसको चौ पढ़ते हैं, तो इसको चिनमन। हाँ, तो चिनमन। अच्छा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि एक तो आप इनमें जो भूमि है जो ताइवान की है, क्योंकि ये जो छोटे जो टापू हैं, द्वीप हैं, ये भी उसी के कब्जे में, ताइवान के कब्जे में, तो इसमें कदम नहीं रखेंगे। और दूसरा है कि उसके जो स्पेस है, तो उसमें गोले नहीं दागेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम भी बदले की कार्रवाई करेंगे। हम बदले ये की 1996 की बात। 1996 की बात। तब चीन इमर्जिंग पावर था। हाँ, इमर्जिंग पावर था। उसके जो सुधारीकरण की नीति हैं, उसके परिणाम आ रहे थे सामने। उसकी ग्रोथ 9% से ज़्यादा हो रही थी, तो उसका सामान था जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, प्रोडक्शन के लेवल पे, मशीनरी के लेवल पे बिल्ड कर रहे थे। बिल्ड कर रहा था, लेकिन वो टकराव भी नहीं चाहते। हालांकि टकराव अभी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी उसकी जो सैन्य ताकत है वो काफ़ी मजबूत हो गई है। और आर्थिक जो उसकी स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत हो गई। जैसे उसकी अभी की अगर आप GDP की बात करेंगे, चीन के GDP की बात करेंगे, तो 19 खरब डॉलर के आसपास, 19 ट्रिलियन के आसपास है। और जो उसकी स्पेंडिंग की बात करेंगे, जो मिलिट्री पर उसका जो खर्चा है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारे से तो 5 गुना ज़्यादा है भारत से उसकी जो। भारत के मुकाबले चीन अपनी सेना पर 5 गुना ज़्यादा रकम खर्च करता है। 5 गुना ज़्यादा इकोनॉमी भी ज़्यादा करता है। तो अभी जो चौथा क्राइसिस इसके बाद में आया है जी, तो ये नहीं, जो दूसरा जो घेरा है उसमें जो घेराबंदी की है अभी, हाँ, ये वाला। तो ये हम देखते हैं कि जो चौथा क्राइसिस है ये काफ़ी एस्केलेट कर गया है जो पहले 3 क्राइसिस थे इसके मुकाबले में। तो इसके पीछे का जो राज क्या है, वो उसकी जो इकोनॉमिक मसल है और जो उसकी मिलिट्री मसल है। तो हमने देखा कि जो पहले 3 के इसके 3 जो क्राइसिस थे, जो मीडियन लाइन है, जो कि दोनों देशों के बीच पानी में ठीक बीच की रेखा, मीडियन लाइन, तो इसको वो क्रॉस नहीं करते थे, कोई इसको क्रॉस नहीं करते। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो उसका जो आर्डीज है, जो एयर आइडेंटिफिकेशन जो जोन है ताइवान का, तो उसमें उसके लड़ाकू विमान घुसपैठ करते हैं। अभी आज की खबर है कि 21 उसके जो लड़ाकू विमान है चीन के, तो इसके जो आइडेंटिफिकेशन जोन है, इसके ऊपर उड़ान भर रहे हैं। और ताइवान के और लगातार वो धमकी भरे वक्तव्य अभी भी दे रहे हैं कि अभी हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। वो तो दे रहे हैं। खैर, उसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि इस बारी जब इसने जो घेराबंदी की है चारों ओर से, ये उनके क्या विमान वर्षक पोत हैं? हाँ, ये उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें न्यूक वेपन्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। वो तो सब कुछ है, लेकिन जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है वो ये मानती है कि उन्होंने रिकॉग्नाइसिस पूरे एरिया की है। पेलोसी से आने के पहले उन्होंने की है और उसके बाद भी की है। इनफैक्ट साउथ चाइना सी में उन्होंने पूरी किया। वो कहते हैं कि जो चाइना के जो रडार हैं वो खुले नहीं है। इसका मतलब कि चीन अभी भी जो सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये रडार खुले नहीं है। थोड़ा इसको अगर आप हमारे दर्शकों को तो ऐसा होता है कि जब आप आक्रमण करना चाहते हैं दूसरे पर, या फिर दूसरे जो आने वाले जो विमान वगैरह है, जैसे रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, हाँ, तो उसका पूरा आप एक चीज़ की आप जानकारी रखने जाएंगे, तो आपके जो सैन्य ठिकाने हैं, जैसे साउथ चाइना सी में जो आइलैंड वगैरह उन्होंने रिक्लेम किए, उसमें उन्होंने अपनी बैटरीज लगा दी हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी। तो उसमें जो रडार सिस्टम्स हैं, तो पूरे तरह से वो अमेरिका का मानना है कि वो पूरी तरह से ये एक्टिव नहीं किए हैं। हाँ, तो एक्टिव नहीं किया। तो इसका मतलब कि वो नहीं चाहता कि और ज़्यादा क्लेश हो जाए और ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम मानते हैं कि इसने जो ये मीडियन है, तो इसको क्रॉस किया है। तो ये और अब वो यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, इस यहाँ से तो चले जाएंगे वो। अच्छा। लेकिन ये एक दर्शाने के लिए है कि हम आपकी सीमा में घुस के आ सकते हैं, आपकी सीमा में घुस के आ सकते हैं। और ये भी खबर आई है कि इन्होंने जो पोत हैं, तो अक्रॉस द जो ताइवान है, ऊपर स्पेस में इन्होंने मिसाइल भी दागे हुए हैं,
अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें नहीं, वो समुद्र में ही दागे हैं। मतलब यहाँ से मिसाइल दागा पूरी ताइवान की जमीन को क्रॉस करते हुए समंदर में गिरा, पर ये मैसेज देने के लिए कि हम इसकी रेंज घटा के आपके यहाँ भी हाँ, वो तो कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरा घेर ही लिया तो इसको तबाह कर सकते हैं। जैसे उनके पास अगर जो पूरी मिसाइल ताइवान के लिए उन्होंने रखी तो 1500 के आसपास मिसाइल है, तो अगर वो पूरी की पूरी दाग जाए तो पूरा ताइवान की जो इंस्टॉलेशन वगैरह तो पूरा क्रिपल हो जाएगा। तो अगर वो लेना चाहें इसको तो वो आराम से ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते। तो एक तो जो मीडियन लाइन है वो, और जो एयर आइडेंटिफिकेशन जोन है उसको उसने पूरा ब्रीच कर लिया। और दूसरी बात उससे भी ज़्यादा क्या कि जैसे हम बात कर रहे हैं जो नॉर्थ में जो ये एरिया है, तो ये जो उनकी राजधानी के पास है, हाँ, राजधानी यहाँ पर थाईपेई है, लेकिन ये चीलोंग के आसपास है, यहाँ का एरिया है जो एक 12 नॉटिकल माइल है, जो यूएन क्लॉज का जो नीली लकीर बनी हुई है, हाँ, जो यूएन क्लॉज बोलता है कि जो 12 नॉटिकल जो माइल है वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, देश की सीमा वहां तक होती है। हाँ, मतलब जो पानी की जो सीमा है जो आपकी, तो यहाँ और यहाँ साउथ जो वेस्ट एरिया है जो काओशियोंग के आसपास है, तो ये तो 12 नॉटिकल माइल के भी अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये एक पोस्चरिंग है, ये एक धमकी है कि अगर हम मीडियन को क्रॉस कर सकते तो आपके जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें भी हम आ सकते हैं और आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ये एक पोस्चरिंग है, लेकिन चीन अभी नहीं चाहता कि ये इस तरह का कोई कदम उठाए, क्योंकि मुझे लगता है कि चीन के अंदर की जो अभी परिस्थितियाँ हैं, खास करके जो 20वीं जो पार्टी कांग्रेस होने वाली है नवंबर में, शी जिनपिंग नहीं चाहता कि उसके बीच में, उसके अंतराल में कोई भी अप्रिय घटना हो जाए जिससे उनकी लीडरशिप को किसी भी तरह का चैलेंज हो। हाँ, चैलेंज हो। दूसरी बात यह कि चीन की जो आर्थिक स्थिति इस समय है, अगर आपने देखे होंगे कि उसकी जो दूसरे क्वार्टर के जो परिणाम है, आर्थिक जो वृद्धि है वो 0.4% है, तो बहुत ही डिक्लाइन है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट खास करके जो यंग है उसमें 19% से ज़्यादा है। तो 22% के जो आंकड़े हमको मिलते हैं बताने के लिए। फिर दूसरा जो वहाँ पर जो रियल एस्टेट और जो डेट क्राइसिस चला हुआ है, खास करके जैसे मैंने बैंक में पैसे डाले हैं तो मैं कल बैंक जा रहा हूँ और मुझे पैसे निकालने के लिए है नहीं, और चीन ने इस पर रोक लगा रही है कि एक अमाउंट से ज़्यादा आप पैसा बैंक से नहीं निकाल रहे। तो ये जो रियल एस्टेट क्राइसिस है जो बिल्कुल डेट में है अभी, जो मतलब चीन अपने बहुत सारे आर्थिक संकटों में घिरा हुआ है, इसलिए अभी चाहकर भी ताइवान पे हमला संकटों में घिरा है। तो वो नहीं चाहता है कि, लेकिन हाँ ज़रूर इन संकटों से थोड़ी जो अपनी फोकस है वो हटाने के लिए जो नेशनलिस्ट जो कार्ड है वो ज़रूर प्ले कर रहा है, और लोगों को ये जिताने के लिए कि हम कैपेबल हैं, कि हम क्षमता रखते हैं, अगर हम इसको हथियाना चाहे तो रीयूनिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घड़ी में ना तो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अमेरिका की अपनी परिस्थिति, उसकी भी जो। मेरा प्रोफेसर अगला सवाल यही होने वाला था। नैन्सी पेलोसी हमें स्क्रीन पर दिख रही है, ताइवान की जमीन पर दिख रही है, दैट हिस्टोरिकल मोमेंट। क्या रणनीति रही होगी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नैन्सी पेलोसी को यहाँ पर भेजा? क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं? व्हाट लेड टू दिस मोमेंट? इसके पीछे आप अंदर आ जाएं सर। इसके पीछे मुझे लगता है कुछ एक कारण है जो मैं बताना चाहूँगा। प्लीज़। सबसे पहले तो नैन्सी पेलोसी का अपना जो व्यक्तिगत कह सकते हैं कि उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उसी तरह की रही है। और आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से 1991 में जब वो 50-51 साल की थी, चीन गई थी और वहाँ पर उसने एक बैनर फहराया था जो 1999 के जो थियाननमेन 89 के, हाँ, 89 के नवासी थियाननमेन स्क्वायर के जो स्टूडेंट थे, पत्रकार थे, और जो भी उनका दमन हुआ था, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, उनके समर्थन में इसने वहाँ और चीन में जाकर उनको नज़रबंद भी किया था कुछ टाइम के, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। तो इनकी एक अपनी विशेष बागी विद्रोही तेवर की नेता है। और खासकर जिस तरह से इसको उकसाया गया अपने जो रिपब्लिकन्स हैं अमेरिका में, खास करके पोम्पियो बोल रहे हैं कि अगर आपको डर लगता है तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ।
फिर माइक पॉम्पियो, माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प दूसरी तरह की धमकी दे रहे हैं, तो कि आप तो बिल्कुल बवाल वहाँ खड़ा कर दे कि ना जाइए। तो एक अपनी जिद है इनकी कि ठीक है, नहीं मैं आई हैव टू प्रूव माय पॉइंट, मैं कर सकती हूँ। और दूसरा, जब चीन ने जो पिच थी इसकी काफ़ी ऊंची कर दी थी कि भाई अगर आ गई तो ऐसा हो जाएगा, सोचिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे हम। जो यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा कि जो आग से खेलेंगे वो आग में राख हो जाएंगे। उनके जो पूर्व एडिटर इन चीफ हैं ग्लोबल टाइम्स के, वो तो और भी हद पार कर गए। उन्होंने कहा कि जो भी जहाज ऊपर से आएगा, पेलोसी का जहाज, उसको शूट कर देंगे, ये कर देंगे। इसने कहा चलो इस तरह की खुलेआम धमकियां। तो एक तो मुझे लगता है कि ये कारण कॉल आउट देयर ब्लफ। हाँ, तो ब्लफ दोनों साइड का, जो रिपब्लिकन भी, क्योंकि दूसरा जो मिड टर्म वहां पर इलेक्शन होने वाला है, एक उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है अमेरिका की। अंदरूनी पॉलिटिक्स भी मुझे लगता है अंदरूनी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, क्योंकि मिड टर्म होने वाले हैं साथ में उनके अभी नवंबर। जो बाइडेन सरकार अपने आप को एक मजबूत सरकार के तौर पे दिखाना चाहती है। तो मजबूत सरकार को अपने आप को दिखाना चाहती है। और मुझे लगता है कि पेलोसी को भेजना तो एक तो स्ट्रेटेजिक मूव था। हालांकि उन्होंने शी जिनपिंग से फोन पे बात भी की कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो चीन की जो पॉलिसी है हमारी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि इनको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी है। अच्छा। जो इनकी जो आंतरिक अपनी जो पॉलिटिक्स है जी। और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से चीन में एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है कि चाइना राइजिंग, अमेरिका डिक्लाइनिंग, जी, जो ये वाला जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें भी इसका एक कारण है। अमेरिका चाहता है कि वी आर हियर टू स्टे, वी आर नॉट ए डिक्लाइनिंग पावर, यू कैन नॉट इग्नोर अस, यू कैन नॉट इग्नोर अस, कि हम अभी भी हैं और हम दिखाएंगे। वी कैन किल अल ज़वाहिरी, इन तालिबान। और तो ये भी उन्होंने एक संदेश वहां पर दिया। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो तीसरा कारण ही है वो है कि वो भी अमेरिका का ही नैरेटिव है, जो है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हैं और दूसरा जो तानाशाह वाली प्रणाली वाले देश हैं, उनको भी ये दिखाना है कि नई जो हम आज भी जो लोकतांत्रिक प्रणाली देश है उनके पीछे खड़े हैं। तो जैसे पेलोसी ने वहाँ जा कर के बोला भी कि ताइवान को हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब हम इसको त्याग नहीं कर सकते ताइवान का, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है मुझे लगता है, जो इलाका है साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे देश है वहाँ पर, बहुत सारे जो आसियान का जो पूरा ग्रुप है वहाँ पर। तो ये लोग भी चाहते हैं कि जो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है जो इस इलाके में कमज़ोर ना हो, क्योंकि चीन का, और ओवरऑल जो साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स है पूरी, और फिर इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स है। हाँ, और चीन जिस तरह से अपना वर्चस्व वहाँ दिखा रहा है पूरे एरिया में, साउथ चाइना सी की हमने बातचीत की, तो इसको लेकर के मुझे लगता है एक मैसेजिंग चीन के लिए ये ज़रूरी बन जाती है। और अपने जो उनके जो एलाइज़ हैं उनको भी आश्वस्त करने के लिए कि नहीं, हम जो लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हैं, जो फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ख़ास करके जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं इस एरिया में, उसका हम पूरा समर्थन देंगे। और ख़ास करके जो क्वाड है, ऑकस है, जो 5 आई अलायंस है, उसके लिए भी एक इशारा है जिसमें भारत भी एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ कारण इनकी विज़िट के हो सकते हैं। सर, हमारा मास्टर क्लास में आखिरी फिक्स सवाल होता है जिसमें हम अपने गुरुजी से पूछते हैं कि अगर हमारे दर्शकों की इस विषय में और दिलचस्पी है, चीन की राजनीति, चीन का इतिहास, चीन और ताइवान के बीच का जो क्राइसिस है, उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, इनके बारे में अगर और समझना चाहें तो अगर आप कुछ किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज़ या इस तरह की चीज़ें हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकें। और चूंकि आप खुद नहीं कहेंगे, इसलिए ये तकाजा है कि मैं ही मेंशन कर दूं कि प्रोफेसर दीपक की भी कुछ किताबें हैं इस विषय पर जो आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली है इंडिया एंड चाइना बियॉन्ड द बाइनरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। इसे स्प्रिंगर पब्लिकेशन ने छापा है। इसमें
काफ़ी लेटेस्ट जानकारियां हैं। दूसरी किताब है इंडियाज़ चाइना डायलेमा, ये पेंटागन प्रेस से आई है। तीसरी किताब हिंदी में है, मोटा मजबूत ग्रंथ है, विस्तार से ग्रंथ है, चीन और भारत सभ्यताओं का संवाद, इसे प्रकाशन संस्थान ने छापा है। तो ये तो प्रोफेसर B.R. दीपक की लिखी किताब है, पर आप और कुछ किताबें या डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म रेकमेंड कर सकें सर? मुझे लगता है कि जो ताइवान और चीन के बीच के जो आर्थिक रिश्ते हैं उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। कि मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा इससे पहले कि मैं किताब रेकमेंड करूं, क्योंकि चीन में आज के ज़माने में जो ताइवान के लोग हैं वो 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं। और अगर हम कारोबारियों की बात करें कि वो 40,000 से ज़्यादा कारोबारी शंघाई और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। और इतने ही लोग जो चीन के नागरिक हैं या फिर ताइवान के हैं जिन्होंने आपस में शादी की हैं, वो इतने ही हैं। और ख़ास करके जो ताइवान का जो ट्रेड वॉल्यूम है चीन के साथ, उसके एक्सपोर्ट का पूरे जो ताइवान एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को, तो उसका जो 43% है वो चीन के साथ है। इससे हम कह सकते हैं कि अगर ताइवान के ऊपर चीन अगर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा सकता है तो ताइवान की जो आर्थिक स्थिति है उसको क्रिपल भी कर सकता है। तो इसी को चलते हुए मैं कुछ और किताबें आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। जैसे एक तो हमारी एडिटेड किताब है, हमने DP त्रिपाठी जी के साथ की थी। वो ये पहली किताब थी इस तरह की ताइवान और भारत पर, जिसे जो विज बुक्स हैं उन्होंने छपाया। इसका नाम है इंडिया एंड ताइवान। फिर दूसरी किताब जो हमारे मित्र हैं IDSA के, उन्होंने इसको लिखी है, वो भी इंडिया एंड ताइवान के नाम से ही है। IDSA का वो है जगन्नाथ पांडा, उसके एडिटर हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं चीन अध्ययन के क्षेत्र में। और इसके अलावा साना हाशमी है, उन्होंने भी खास करके ताइवान पर काफ़ी अच्छा काम किया है। उनकी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। एक उनकी भारत और चीन जो बॉर्डर है उस पर उनकी एक किताब है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, लेख हैं। अगर आप लोगों को इसमें और भी रुचि है, आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हम आप लोगों को और भी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। प्रोफेसर दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे धैर्य के साथ हमें इतिहास, भूगोल और वर्तमान के बारे में जानकारी दी। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आपने इतना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। मास्टर क्लास का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप की ये कोशिश रहती है लगातार कि जिस न्यूज़ मीडियम को आप कंज्यूम करते हैं, समाचार के जिस ज़रिए तक आप आते हैं, वो आपको शोर ना परोसे, वो आपके भीतर नफरत और गुस्से का संचार ना करे। वो आपको बताए कि हम उस परंपरा से आते हैं जो कहती है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम ज्ञान की प्रतीक्षा करते हैं, ज्ञान की तरफ उत्सुकता के साथ बढ़ते हैं। इसलिए लल्लन टॉप लगातार आपको ज्ञान के नाना प्रकारों के बारे में परिचित करवाता है। हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि लल्लन टॉप जो पत्रकारिता कर रहा है, मास्टर क्लास जैसे जो प्रोग्राम कर रहा है, वो आपके लिए, आपके और हमारे देश के लिए ज़रूरी है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी इस मुहिम में जुटे रहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ये काम है कि हमारे देश का हर नागरिक तथ्य सम्मत ढंग से हर उपलब्ध विचार के बारे में जाने और निरंतर बेहतर, ज्ञानी और करुणामय होने की कोशिश करें। धन्यवाद।